इंट्रो देखते ही समझ गए होंगे कि वीडियो कौन सी आने वाली है। जी हाँ, लाइफ प्रोसेस हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं। बने रहें मेरे साथ एंड तक और देखें इस चैप्टर से जुड़ी हुई सारी जानकारी। सो व्हाट इज लाइफ प्रोसेस एक्चुअली? लाइफ प्रोसेस, ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशंस, रेस्पिरेशंस एंड सर्कुलेशंस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम सभी जीवित रहने के लिए कई सारे ऐसे प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, ऐसे टास्क करते हैं अपनी लाइफ में जो हमें बताता है कि हमारी लाइफ है, मतलब हमारी लाइफ का प्रोसेस चल रहा है ये। ठीक है, ऑल प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, है ना, विच टुगेदर कीप्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलाइव। तो ये सारे प्रोसेस हमें बताते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति, ये चीज जो भी है, ये क्रीचर है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, ये अलाइव है, मतलब जीवित है। परफॉर्म द जॉब ऑफ द बॉडी मेंटेनिंग द मेंटेनेंस आर कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। जो हमारी बॉडी ये सारे प्रोसेस को करके अपनी खुद को मेंटेन रखती है ना, और हमारे जीवन को चलाती है, इसी को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ये सारे प्रोसेस जो होते हैं हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो ऐसे कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जो हम हमारी लाइफ में परफॉर्म करते हैं? पहला आता है ग्रोथ। हमारी ग्रोथ होती है, पहले हम छोटे थे, फिर उसके बाद में हम बड़े हो गए। इसके बाद में डाइजेशन, हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है। रेस्पिरेशन, हम सांस वगैरह लेते हैं। सर्कुलेशन, ब्लड हमारी बॉडी में घूमता है। एक्सक्रीशन, जो मलमूत्र है हम त्यागते हैं। ठीक, तो ये सारे प्रोसेस लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। इनमें से कोई भी प्रोसेस अगर रुक जाए तो हमारी लाइफ, हमारा जीवन रुक जाएगा। ओके, इसके बाद न्यूट्रिशन भी होता है, द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन इट्स फूड। ये सारा प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिजम्स फूड, खाना प्राप्त करता है। इसमें न्यूट्रिशन इन प्लांट होता है, न्यूट्रिशन इन एनिमल। जो एनिमल के अंदर न्यूट्रिशन होगा वही हमारे अंदर न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, अब प्लांट के अंदर थोड़ा अलग होता है। सो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, और हमें हेटरोट्रॉफ्स। व्हाट इज दैट? ऑटोट्रॉफ्स उनको बोलते हैं जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, और हेटरोट्रॉफ्स उनको बोलते हैं जो किसी पर निर्भर होते हैं। जैसे कि हम या तो जीवित रहने के लिए किसी का मीट मांस खाएंगे, या फिर हम कोई पेड़ पौधे, कंदमूल, फल, ये सब खाएंगे। ठीक है, तो हम इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। अगर वो नहीं होंगे तो हमें भोजन नहीं मिल पाएगा। लेकिन प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं होती, एक्सेप्ट उनको सिर्फ पानी चाहिए, मिनरल्स चाहिए, धूप चाहिए। ये सारी चीज़ों से वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाकर अपनी जीविका चला लेते हैं। लेकिन हम डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स और द अदर एनिमल्स फॉर द फूड। एंड इसमें है कि कैन मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। इसलिए उन्हें क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, ऑटोट्रॉफ्स उनको बोलेंगे, और हमें हेटरोट्रॉफ्स बोलेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं? तो ये भी मैंने बताया आपको, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। डेफिनेशन में आपको बता दी। ठीक है, एग्जांपल इसके हो जाएंगे ग्रीन प्लांट हो गए, और हेटरोट्रॉफ्स के एग्जांपल हो जाएंगे एनिमल और फंगीज, और हम भी हो सकते हैं ह्यूमंस। आगे हम देखते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स में और क्या क्या है? और द ऑर्गेनिजम्स विच कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस कैरी करते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गए हमारे ग्रीन प्लांट। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स कैसे होते हैं? यूज सिंपल इन ऑर्गेनिक मटेरियल। सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं वो किसमें? कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे मिट्टी, मिनरल्स, पानी और धूप और गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्सीजन, और ये सारी चीज़ें वो यूज कर आके अपना जो न्यूट्रिशन है वो प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस एंड बाय विच द ऑटोट्रॉफिक टेक्स इन CO2, वो CO2 लेते हैं, एंड H2O, एंड कन्वर्ट दीज इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, और इनको वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इन द प्रोसेस, इन द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल, इनको क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये परफॉर्म करते हैं। इसके बाद में सनलाइट इज कॉल्ड, और सनलाइट भी होती है, इज कॉल्ड, और इसी को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो बस ये वही है। ठीक है, इसके बाद में इक्वेशंस कैसे बनती है? जैसे कि ये CO2 हो गए, इसके 6 मॉलिक्यूल हो गए, वाटर के 12 मॉलिक्यूल हो गए। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये बना लिया उसने ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और ये ऑक्सीजन, और ये वाटर। ये सारे प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट के रूप में यूज हुए हैं। ठीक है, द रॉ मटेरियल, क्या क्या रॉ मटेरियल इसमें यूज होता है? जैसे कि हम चाय बनाते हैं तो पत्ती, चीनी, दूध, पानी, ये सारी रॉ मटेरियल होते हैं। वैसे ही रॉ मटेरियल क्या क्या होता है भाई? सनलाइट होनी चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, CO2 होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। तभी इन्हीं सारे प्रोसेस से जो पेड़ है, हमारा पौधा है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट कर पाएगा। इनमें से कुछ भी कम हो गया तो वो चीज़ कंप्लीट नहीं कर पाएगा, वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा, और अपना भोजन प्राप्त वो नहीं कर पाएगा। ठीक है,
द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट इन द लीव्स, अब ये होता कैसे है? क्लोरोप्लास्ट एक नाम का सब्सटेंस होता है जो उसकी लीफ में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। अब क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें क्लोरोफिल होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से पेड़ अपना ग्रीन उसका जो ग्रीनरी इफेक्ट है उसको मिलता है। बिल्कुल सही, क्लोरोफिल की वजह से ही जो प्लांट होते हैं वो ग्रीन दिखाई देते हैं। ठीक है, अब ये इवेंट कैसे होता है? मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो भी लाइट एनर्जी होती है, सन की आई हुई रेज होती है, वो क्लोरोफिल अब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर थ्रू द स्टोमाटा जो उसकी पत्तियों पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी प्लस स्प्लिटिंग ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जो सिंपल जो वाटर होता है उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो ब्रेक कर देते हैं। इसके बाद रिडक्शन ऑफ CO2 टू द कार्बोहाइड्रेट्स, इसके बाद CO2 का रिडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट्स में और इस तरह से वो खाना बना लेता है। अब इसके ऊपर जो प्रेजेंट होता है ना पत्ती के ऊपर स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं विच इज कॉल्ड स्टोमाटा, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। ठीक, इसके बाद में फंक्शन कैसे कैसे होता है? फंक्शन एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक O2 एंड CO2। तो जो O2 तो होते हैं पेड़ पौधे हमारे लिए छोड़ देते हैं और हम जो CO2 छोड़ते हैं पेड़ पौधे वो खुद ले लेते हैं, तो वो उनके लिए अच्छा है, ऑक्सीजन हमारे लिए अच्छा है। जस्ट लाइक दैट, लॉसेस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन। अब ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब वाटर वेपर्स जो होते हैं वो पेड़ से रिलीज होते हैं। इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं? बाय दिस एक्टिविटी। जैसे कि आपके घर में अगर कोई पौधा हो तो उसके ऊपर आप एक जो हैंगिंग पॉलीथिन होती है ना, वो पॉलीथिन आप बांध दीजिए जस्ट फॉर अ नाइट, एक नाइट के लिए, और अगले दिन आप देखोगे कि उस पन्नी के अंदर आपको छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे। एक्चुअली वही होता है जो वाटर वेपर्स की फॉर्म में पेड़ अपने आप से रिलीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ स्टोमाटा। ये क्लोरोप्लास्ट, ये स्टोमाटा पोर्स हो गए और ये क्लोरोप्लास्ट इस तरह से ये दिखा रहे हैं जस्ट। ओके, इसके बाद हेटरोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब हमारे न्यूट्रिशन, जानवरों के न्यूट्रिशन वन ऑफ द सेम थिंग। इसमें एक तो तीन होते हैं, होलोजोइक और सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। अब होलोजोइक एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड्स एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी, जिसमें होलोजोइक में जो भी हम खाना खाएंगे वो हमारे पेट के अंदर जाएगा और अंदर जाके उसको ब्रेक डाउन करेगा, उससे हमें एनर्जी प्राप्त होगी, जो कि एनिमल करते हैं और हम भी करते हैं। इसके बाद सैप्रोफाइटिक, ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो डेड और डिकेइंग मैटर्स होते हैं ना उनके ऊपर बैठ के उससे न्यूट्रिशन अपना प्राप्त करते हैं, जैसे कि हमारी फंगस मतलब फफूंद वगैरह। इसके बाद पैरासिटिक, पैरासिटिक लाइव्स इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिजम्स, होस्ट एंड ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं जो किसी जीव के ऊपर रहते हैं या उसके अंदर रहते हैं और उसी से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। जैसे कि हमारे ऊपर, हमारे सर में क्या जू रहती हैं, तो वो वहीं रहकर अपना न्यूट्रिशन हमसे प्राप्त करती है बिना हमें नुकसान पहुंचाए। इसमें होस्ट कौन कहलाता है? होस्ट कहलाते हैं हम, जिसके ऊपर वो बैठी है उसको होस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल हो गया कस्काटा हो गया, प्लांट पैरासाइट हो गया, टिक्स हो गई, ये सारी चीजें आती हैं उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड। ऑर्गेनिजम्स अपना फूड प्राप्ति कैसे करते हैं? यूनिसेलुलर कैसे प्राप्त करते हैं और मल्टी सेलुलर कैसे प्राप्त करते हैं? तो पहले बात करते हैं यूनिसेलुलर। सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फूड इज टेकन अप थ्रू देयर इंटायर सरफेस, वो पूरी इंटायर सरफेस से फूड प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल इसमें अमीबा और पैरामीशियम हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी सरफेस से ही अपना खाना ले लेते हैं, हम तो सिर्फ अपने मुंह से लेते हैं, वो अपनी पूरी सरफेस से ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ इसके एग्जाम्पल है, अमीबा सूडोपोडिया, एक्सटेंशंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, कैप्चर करता है फूड को, टेक इन द फूड वैक्यूल्स में ले जाता है, डाइजेस्ट ऑफ द फूड इन फूड वैक्यूल्स एंड इनडाइजेस्टेड फूड एंड मूव टू द सर्फेस ऑफ द सेल्स इन थ्रू आउट, और फिर उसके बाद में उसको निकाल देता है। मतलब ये इर्द गिर्द होता है, ये रहा खाना, ये खाने को इर्द गिर्द इसके ऐसे करके एक दीवार बना लेता है, फिर उसको अंदर ले लेता है, इस तरह से अंदर ले लेता है और इसके बाद इसको डाइजेस्ट करके इसी के अंदर इसको मिक्स कर देता है। तो इस तरह से बड़े क्रिएटिवली ये खाना खाता है और ये कहीं भी हो सकता है, मतलब यहाँ भी बना सकता है वो ऐसे ही, और यहाँ भी ऐसा घेरा सा बना सकता है वो, तो वहां से वो खूब फूड को इस तरह से कैप्चर करके और फिर वो अंदर ले जाता है अपने। ठीक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। नेक्स्ट इज पैरामीशियम, सीलिया प्रेजेंट इन ऑल ओवर द बॉडी। इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है, छोटे छोटे से बाल होते हैं, टेक इन फूड एट द स्पेसिफिक स्पॉट, और वो खाने को एक स्पेसिफिक स्पॉट पे ले जाता है। स्टेप्स इन हेलोजोइक न्यूट्रिशन। अब हेलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स क्या होते हैं? इसके बाद इंजेशन होता है, पहले मुंह में खाते हैं, चबाते हैं, फिर नीचे जाता है डाइजेशन, पाचन नली में, पाचन नली के होते हुए पाचन उसमें जाता है चैम्बर में, उसके बाद अब्जॉर्ब होता है, बॉडी को लगता है, इसके बाद एसाइमिलेशंस होता है, इसके बाद इजेशन होता है, मतलब पूरी बॉडी को लग जाता है, इसके बाद इजेशन होता है, मतलब
फिर वो बाहर निकल जाता है। न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन बींग्स, अब हमारे अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, मतलब यही बात है, उसी के पॉइंट्स नीचे हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स कंपैरिजन द एलिमेंट्री कनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, लाइक पहले वो मुंह में होता है, इनटेक द होल फूड, पहले हम खाना खाते हैं तो पहले वो मुंह में जाता है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज दांत उसको चबाते हैं, चुइंग ग्राइंड द फूड, छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको तोड़ते हैं। टंग, रोलिंग ऑफ द फूड, टंग इधर इधर उधर घुमाती है खाने को, टेस्टिंग ऑफ द फूड, उस खाने का टेस्ट भी लेते हैं हम। इसके बाद स्वॉलिंग, स्लाइवरी ग्लैंड्स में खाना मिक्स हो जाता है, एंड स्वॉलिंग ऑफ द पुशिंग डाउन द फूड, द सेक्रीट सलाइवा प्लस म्यूकस उसके अंदर मिक्स हो जाता है, जिससे खाना हो जाता है स्मूथ। अब स्मूथ होने के बाद खाना फिर यहां से होता हुआ एसोफेगस से होता हुआ नीचे जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, इसके अंदर स्टार्च होता है स्लाइवरी एमाइलस और सलाइवा के अंदर। इसके बाद एसोफेगस से होता हुआ टेक द फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। अब ये जो होता है वो एसोफेगस जो होता है वो मुंह से खाने को अंदर स्टमक तक ले जाता है, और बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अभी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वो होता है जिसमें जो नली होती है ना एसोफेगस की, वो कभी बड़ी होती है कभी छोटी होती है, कभी बड़ी होती है कभी छोटी होती है, क्योंकि वो बेसिकली एक इलास्टिक जैसी है, ठीक है, जैसे इलास्टिक पाइप होता है ना वैसी है। तो अगर उसके अंदर कोई बड़ी चीज अगर हम डालेंगे, जैसे हम कोई बड़ी बाइट खा लेते हैं तो ऐसे ऐसे निकलते हैं ना इस तरह से, तो वो एकदम लाइक बड़ी छोटी ऐसे होती हुई जाती है, तो इसी मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज स्टमक। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इसमें होते हैं जो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस, ताकि हमारा खाना डाइजेस्ट हो पाए। अब वो कैसे होते हैं, गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें पाई जाती हैं, एक तो पेप्सिन होता है, एक HCl होता है, एक म्यूकस होता है। तो पेप्सिन क्या होता है, ये एंजाइम्स होते हैं दैट ब्रेक डाउन द प्रोटीन, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, इसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, याद रखना पेप्सिन। इसके बाद HCl होता है, ये पेप्सिन भी एंजाइम्स भी तभी काम करेंगे जब इनको मीडियम एसिडिक मिलेगा, तो वो काम कर देता है हमारा HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स अ मीडियम एसिडिक। तो वो जितना भी मीडियम होता है, मतलब जितनी भी आसपास की जगह होती है पूरी एसिडिक हो जाती है, तब ये पेप्सिन काम करता है। अब ज्यादा ही पेट में एसिडिक हो जाए तो उसको रोकने के लिए हमारा म्यूकस आ जाता है। म्यूकस प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ये स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, मतलब ज्यादा ही एसिडिक हो जाए तो व्यक्ति का पेट जल सकता है। यही हम देखते हैं जब हमारे पेट में खाना डाइजेस्ट ही होता है तो पेट में जलन होती है। बेसिकली हमारे पेट ज्यादा ही मात्रा में HCl प्रोड्यूस कर देता है, इसलिए हमारे पेट में जलन सी महसूस होती है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अब खाना जो है वो आगे मूव हो गया तो ये पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके अंदर इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन को आगे हैंडल करते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स में से ग्लूकोज, फैट्स और फैट्स में से फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल, और प्रोटीन में से अमीनो एसिड्स को आगे एब्जॉर्ब करते हैं। बिल्कुल सही, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही जो बॉडी का जो खाने के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होते हैं। नेक्स्ट इज आगे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर व्हीली, विच इज कॉल्ड हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। ये खाने को ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। जो भी आपने हेल्दी खाया है वो आगे जाके आपके ब्लड में लगेगा, मतलब आपकी बॉडी में लगेगा इनडायरेक्टली। व्हीली एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ये फोटो में डाल दे रहा हूं, ऐसा होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे और जाएंगे तो रिसीव्स सिक्रीशंस फ्रॉम द लिवर से लाइक बाइल जूस, विच इज लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को वो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, और इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। इसके बाद लिवर के नीचे ही हमारा पैनक्रियाज होता है, जिसके पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, और इसमें ट्रिप्सिन और लिपिज नाम के 2 ऐसे एंजाइम्स होते हैं और आगे सब्सटेंसेस होते हैं। ये ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है, और जो लिपिज होता है वो फैट को आगे ग्लाइसरॉल में चेंज कर देता है। ये emulsification the process of breakdown the large fat globules into a smaller fat globules by bile juice। बाइल जूस की हेल्प से वो लार्ज को स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद खाना एट द एंड आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, अब्जॉर्प्शन एक्सेस ऑफ वाटर। अब खाने के अंदर जितना एक्सेस वाटर बचता है वो यहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। अब आगे एट द एंड जब पानी भी खाने के अंदर सोख लिया जाता है, फिर कुछ नहीं बचता, वेस्ट मटेरियल बचता है, वो वेस्ट मटेरियल निकल जाता है बॉडी से। इसको बोलते हैं इजेशन, ठीक है। ये पूरा फोटो आप देख रहे हो, ये डायग्राम आप देख रहे हो, इस डायग्राम को ध्यान से देखकर और इसको खूब प्रैक्टिस करिएगा,
और आपके बोर्ड में इसके आने की बहुत संभावना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन। Respiration involves the gaseous exchange intake of oxygen from the atmosphere and release of the CO2 like breathing। हम ये तो सभी को पता है, बहुत बेसिक सी चीज है कि हम O2 ले रहे हैं और CO2 छोड़ रहे हैं। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ द सिंपल फूड्स इन ऑर्डर टू रिलीज द एनर्जी इनसाइड द सेल, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड को आगे ब्रेकडाउन करके उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होना, दैट इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहलाता है। जैसे कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय द वेरियस पाथवेज, जैसे ग्लूकोज कई तरह की से टूटता है हमारी बॉडी के अंदर। कैसे कैसे, जैसे ग्लूकोज है इन साइटोप्लाज्मा सेल के अंदर, ठीक है, पायरुविक एसिड्स प्लस एनर्जी। अब इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एब्सेंस नहीं होता है, और एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है। तो जब ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होता है तो इसमें एथेनॉल रिलीज होता है प्लस CO2 और एनर्जी। ये क्या होता है, ये एनर्जी तब होती है जब हमारे फर्मेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, जैसे कि प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द पायरुविक एसिड इनटू एथेनॉल। जब पायरुविक एसिड एथेनॉल में कन्वर्ट होता है CO2 एंड एनर्जी बाय यीस्ट, तो यीस्ट में यही वाला प्रोसेस जो है आगे इस्तेमाल होता है। ठीक है, अलग अलग एनर्जी के प्रोसेस है तो अलग अलग ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना निश्चित है। जैसे कि आगे और आते हैं, जैसे ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन थी, मतलब इसके अंदर O2 नहीं होता है, इसके अंदर होता है। अब ये किस में होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर होता है, प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसके अंदर CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी इसमें रहती है। और एक और होता है, इसको बोलते हैं इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, ये मसल्स में होता है। जैसे हम ज्यादा एक्सरसाइज जब हम कर लेते हैं तो हमारी मसल के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लगता है, वही लैक्टिक एसिड हमारे मसल में सॉरनेस क्रिएट करता है और हमारे मसल में दर्द होता है जब हम ज्यादा ही जो है मसल की एक्सरसाइज कर लेते हैं या ज्यादा ही भाग दौड़ कर लेते हैं। सो accumulations of the lactic acid causes the muscle fatigues, it occurs after rigorous exercise। जो बहुत ज्यादा rigorous exercise जब हम करते हैं तो उसमें मसल फटीक होने लगता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रेस्पिरेशन, द एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में याद रखिएगा O2 होता है और इसमें O2 नहीं होता है। ठीक है, टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये कैसे होता है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन नहीं होता है। जब भागते समय हम कह सकते हैं कि एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि भागते समय हम सांस नहीं लेते हैं, रुक रुक के लेते हैं, धीरे धीरे। ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ऑकर्स इन साइटोप्लाज्मा, ये साइटोप्लाज्मा के अंदर होता है। एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड H2O, इसके एंड प्रोडक्ट जो CO2 और H2O होते हैं, इस एंड प्रोडक्ट्स आर अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, इसके एंड प्रोडक्ट जो अल्कोहल और लैक्टिक एसिड होते हैं। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, इसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर लैक ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा दिखता है, तो यहां से होता हुआ, नोस्ट्रिल से होते हुए हम जब सांस लेते हैं तो ऐसे करके अंदर की तरफ जाता है। कैसे, नोस्ट्रिल्स, नजल पैसेज, नजल कैविटी, पैरेक्सिन, फेरेनिक्स, लैनिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलर, और उसके बाद में ब्लड कैपिलरीज। तो आप देख रहे हो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टेप्स आपको ये ध्यान रखने हैं। ठीक, नेजल पैसेज, इसके ऊपर नॉस्ट्रिल्स, इससे होती हुई जो लास्ट एट द लास्ट जाती है वो एल्वियोली, ये रहा, जो हमारे लंग्स में होते हैं। ऐसे करके बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर ये फूलते बंद होते हैं, फूलते बंद होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ये ब्रीदिंग का मैकेनिज्म दिखता कैसे है। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, ड्यूरिंग द इनहेलेशन ऑफ द थोरैसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं, एक्सपैंड, ये खुलती है, खुलता है, और इसमें थोरैसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब हवा निकल गई सारी। रिब्स, इसमें रिब्स लिफ्ट अप, ऊपर उठे, रिब्स मूव डाउनवर्ड, नीचे गए। डायफ्राम बिकम्स फ्लैट इन शेप, डायफ्राम बिकम्स डाउन डोम शेप्ड, ऐसे डोम शेप्ड का हो जाता है, ऐसे डोम शेप्ड। वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीज, इसमें लंग्स का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ द लंग्स
डिक्रीज एंड एयर एग्जिट्स फ्रॉम द लंग्स, और लंग्स के अंदर से जितनी भी एयर होती है वो सारी एग्जिट हो जाती है, निकल जाती है। ऐसे करके काम करता है। तो भैया ये फ्लैटेंड एक्सपेंड हो रहा है, ये डायफ्राम है, ये कर्व हो रहा है, ठीक है। तो कुछ लेने में ये इनहेलेशन प्रोसेस में हो रहा है और ये एक्सहेलेशन में, मतलब ये हम सांस लेते समय हमारा जो अंदर का फेफड़े वगैरह है, जो हमारा पूरा चेस्ट का जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा दिखता है इसके जैसा, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वियोलस, ब्लड्स एंड टिश्यूज। अब ये एल्वियोलस से ब्लड और फिर टिश्यू में गैसेस का एक्सचेंज होता कैसे है। एंड रिच इन O2, जो एयर होती है रिच इन O2 होती है, इनवॉल्यूस ब्लड्स थ्रू द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के थ्रू होती हुई बाइंड्स विद द हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। आरबीसी के अंदर प्रेजेंट एक हीमोग्लोबिन नाम का सब्सटेंस होता है जो ब्लड को रेड पिगमेंट देता है, उसके साथ में ये मिक्स हो जाती है। O2 इज रिलीज इन टिश्यूज, फिर उसके बाद में O2 टिश्यू के अंदर रिलीज हो जाती है। CO2 डिसॉल्व्स इन ब्लड। नेक्स्ट इज CO2 फ्रॉम द टिश्यू, अब टिश्यू से होती हुई रिलीज्ड इनटू द ब्लड, से ब्लड के अंदर रिलीज हो जाती है एंड डिसॉल्व इन ब्लड, आगे जाके ब्लड वेसल से होती हुई इन एल्वियोली, अब एल्वियोली में आ जाती है। इन एल्वियोली रिलीज्ड इन द एल्वियोलर सैक एंड देन सेंड आउट थ्रू द नॉस्ट्रल्स, और नॉस्ट्रल्स के थ्रू होती हुई वो बाहर निकल जाती है। ऐसे मतलब आप समझ पा रहे हो, पहले CO2 गई, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में घूम रही है, फिर उसके बाद में टिश्यू से होती हुई CO2 आगे जाके हमारे एल्वियोलर में जाकर फिर हमारे लंग्स से होती हुई हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू बाहर निकल जाती है। इट्स अ वेरी सम कंफ्यूजिंग प्रोसेस, बट वीडियो रिमाइंड करके देख लीजिएगा। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स और रेस्पिरेटरी इन प्लांट्स। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जो हम हो गए जैसे कि जो जमीन पे रहते हैं, एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं, और रेस्पिरेशन प्लांट्स प्लांट हो गए। यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ये एटमॉस्फेरिक रेस्पिरेशन मतलब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को एज अ रेस्पिरेशन वो यूज करते हैं। मतलब मेरे आसपास CO2 मौजूद है तो मैं सांस लूंगा नॉर्मली सा। एक्वेटिक एनिमल यूज डिसॉल्व ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन। अब जो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, ये वो वाली O2 यूज करते हैं जो H2O में, मतलब वहां के इर्द गिर्द के वाटरों में डिसॉल्व होती है, मतलब मिक्स होती है, घुली हुई होती है। इसके बाद प्लांट कैसे करते हैं, रेस्पिरेशन प्लांट सिंपलर देन द रेस्पिरेशन ऑफ एनिमल, गैसेस एक्सचेंज ऑकर्स थ्रू। अब प्लांट्स का थोड़ा अलग है, हम एनिमल से बहुत अलग है। स्टोमाटा इन लीव्स एंड लेंटिसल्स इन स्टेम्स एंड जनरली सरफेस ऑफ द रूट्स। तो जो स्टोमाटा होता है लीव्स के ऊपर, उसी से वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, मतलब O2 को छोड़ना, CO2 को लेना, इस तरह से। लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 स्टार्ट। पार्ट 2 ट्रांसपोरेशन एंड एक्सक्रीशन। अब ट्रांसपोरेशन हमारे बॉडी के अंदर ब्लड कैसे घूम रहा है ये देखेंगे, और एक्सक्रीशन मतलब हमारे बॉडी के अंदर से जो वेस्ट है वो कैसे बाहर निकलता है। दो चीजें देख के चैप्टर खत्म। ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं हम इंसानों की तरह, नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ ब्लड, उनको रेगुलर सप्लाई चाहिए ब्लड की या ऑक्सीजन की एक्सेट्रा। दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम्स। अब ये जो फंक्शन होता है ये सर्कुलेटरी सिस्टम से परफॉर्म होता है, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। कैसे होता है सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ, circulatory systems in human being consist of the pumping organism से बात शुरू होती है, पर pumping organism नहीं, pumping organ, और वो होता है हार्ट, और होते हैं ब्लड वेसल्स जैसे कि आर्टरीज और वीन्स, और इसके बाद में अ सर्कुलेटरी मीडियम जैसे कि ब्लड और लिम्फ। तो हमारी बॉडी के अंदर पूरा ब्लड घूमता है। चलिए देखते हैं कैसे। पहले हम बात करते हैं हार्ट की। हार्ट ब्लड कैसे पंप करता है। स्टार्ट करते हैं वेना कावा से। तो वेना कावा से शुरू कर दो या राइट एट्रियम से कर दो। तो हार्ट के अंदर ना, हार्ट का थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें जो लेफ्ट में होता है वो राइट बोलते हैं, जो राइट में होता है वो लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। तो वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट के अंदर आता है, द राइट एट्रियम से रिलैक्स होता है, फिर वो मूव होकर राइट एट्रियम में जाता है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक बार रिलैक्स एक बार कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राइट एट्रियम रिलैक्स्ड, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ही राइट वेंट्रिकल में जाता है जो रिलैक्स, फिर दूसरा वाला बिल्कुल सही कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ही आगे जाके फिर वो लंग्स में जाता है, ब्लड से होता हुआ निकल के वो लंग्स में जाता है। इसके बाद लंग्स में जाके वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है। फिर आगे जाता है वो लेफ्ट एट्रियम से होता है रिलैक्स,
रिलैक्स, इसके बाद में लेफ्ट एट्रियम से होता है कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल से होता है रिलैक्स, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से होता है कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, यही तो इसकी वो वो डुब डुब जो साउंड आता है हार्ट का, ये वही है एक्चुअली। तो रिलैक्स मतलब रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, और इस तरह से वो ब्लड को पंप करता है। इसके बाद में एरोटा के थ्रू ये बॉडी के अंदर जाता है, और बॉडी के अंदर जाके फिर वो पूरी बॉडी में जाता है, घूमता है, और फिर वहां से वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फ्रॉम द बॉडी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया, फिर से वेना कावा से वो हार्ट के अंदर आ जाता है। तो इसके अंदर ऐसे करके ये पूरा सर्कल बन जाता है और ऐसे घूमता रहता है ब्लड। बॉडी इसको डीऑक्सीजनेटेड करती रहती है, हार्ट और लंग्स वगैरह इसको ऑक्सीजनेटेड बनाते रहते हैं, और ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। ये हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर है। ये आप देख पा रहे हैं, ये वेना कावा, यहां से आके राइट एट्रियम, फिर आगे जाके राइट वेंट्रिकल, फिर और आगे जाके फिर यहाँ से राइट एट्रियम, फिर यहाँ से निकल जाती है ना, फिर और ज़्यादा घूमते 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 फिर वेना कावा से आती है, फिर ऐसे होती हुई फिर एरोटा से बाहर निकल जाती है। तो इसको डबल प्रोसेस बोलते हैं। ये दो बार, एक बार ब्लड के मतलब हार्ट के अंदर ये दो बार घूम के फिर जाता है, इसलिए इसको डबल ट्रांसपोर्टेशन भी बोलते हैं। अब ब्लड, अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड को हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं क्योंकि वो काफी सारी चीजों को कनेक्ट करता है, जैसे कि सॉलिड कंपोनेंट ब्लड कैप कॉर्पसल्स, इसके बाद लिक्विड कंपोनेंट जैसे कि प्लाज्मा हो गया। अब सॉलिड जैसे कि हमारे आ गए आरबीसी हो गए, डब्ल्यूबीसी हो गए, ब्लड प्लेटलेट्स हो गई। आरबीसी कैरीज द रेस्पेक्ट्स ऑफ गैस लाइक O2 एंड CO2s कंटेन HB मतलब हीमोग्लोबिन, इम्पार्ट रेड कलर टू मी द ब्लड, टू मी ब्लड, ये ब्लड को उसका रेड पिगमेंट देता है। इसके बाद में ब्लड प्लेटलेट्स जो होती हैं वो हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग, जैसे हमारी जो चोट वोट लग जाती है तो हमारा ब्लड बहुत सारा बहता है ना, तो उस जगह पर एक क्लॉट बन जाता है ब्लड का, मतलब ऐसा खून का वो बन जाता है, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, जो हमारा प्लेटलेट्स इसको करने मत करता है टू स्टॉप द ब्लड लॉस, दैट्स व्हाई इट हेल्प्स इन दैट। WBC प्रोवाइड बॉडी defense by the engulfing the germ cells and producing antibodies। तो WBC जो होती हैं वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो हमारी छोटी छोटी बीमारियां हों उनसे वो लड़कर हमारी बॉडी को सेफ रख सके। सो WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स का ये काम होता है, और RBC रेड ब्लड सेल्स का ये काम होता है, और इसका जो गैसेस एक्सचेंज में भी RBC हमारा हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। स्पर्म को हम WBC में लेंगे, स्पर्म को हम व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पर लिक्विड कंपोनेंट, जैसे कि प्लाज्मा हो गया। प्लाज्मा एक येलो कलर फ्लूइड कंटेनिंग 90% ऑफ वाटर एंड 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक, अब उसके अंदर 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, 90% उसमें पानी होता है, जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन्स वाइज एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और इनऑर्गेनिक मिनरल्स लाइक आयंस और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, प्लाज्मा में। इसके बाद लिम्फ होता है। लिम्फ अ येलोइश फ्लूइड एस्केप फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज, जो ब्लड कैपिलरीज से निकलता है हमारे ब्लड के अंदर इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस कंटेनिंग लेस प्रोटीन, इंटरसेलुलर लेस कंटेनिंग लेस प्रोटीन देन ब्लड, और इसके अंदर से ब्लड की तुलना में इसके अंदर प्रोटीन कम होता है। लिम्फ फ्लोज फ्रॉम द टिश्यूज टू द हार्ट, ये टिश्यूज से हार्ट की तरफ में जाता है, फ्लो करता है, असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जम्स, और ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता हुआ जम्स को डिस्ट्रॉय करता हुआ जाता है। थैंक यू लिम्फ। ब्लड वेसल्स, अब इसमें आर्टरीज और वीन्स हो गई। अब इनमें कुछ डिफरेंशिएट देख लेते हैं। आर्टरीज जो होती हैं वो सिर्फ कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी, ये हार्ट से पूरी बॉडी में आर्टरीज जो होते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएंगी, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़कर। वीन्स का काम क्या है? वीन्स का काम क्या है? कैरी डीऑक्सीडेंटेड ब्लड्स फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन्स। पल्मोनरी आर्टरीज, आर्टरीज के सेक्शन में, पल्मोनरी वीन्स, वीन्स के सेक्शन में, इनको छोड़कर, और ये इनको छोड़कर, ठीक है, थोड़ा आप देख लीजिएगा, समझिएगा मतलब।
ऑल्सो कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल, इसको डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल भी कहा जाता है। ऑल्सो कॉल्ड अ कलेक्टिंग वेसल, इसको कलेक्टिंग वेसल भी कहा जाता है क्योंकि ये कलेक्ट करता है और ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसलिए इन दोनों के नाम ऐसे ऐसे रखे गए। ये थिक होते हैं, इलास्टिक होते हैं, मतलब मोटे और खिंचेमा, एकदम खिंचने वाले होते हैं ये थिन होते हैं और लेस इलास्टिक होते हैं, मतलब ये पतले होते हैं और इनमें इलास्टिसिटी कम होती है। आगे हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ये तो हमने 9th में पढ़े थे, जाइलम और फ्लोएम। देखो फास्ट है फ्लोएम, फास्ट है फूड। तो फ्लोएम जो होता है वो खाने को कैरी करता है ऊपर नीचे पेड़ के अंदर, और जाइलम जो होता है वो पानी को, इट्स नॉट जालिम इट्स जाइलम, ये पानी को कैरी करता है, कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स ऑफ द टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। नो एनर्जी इज यूज्ड, इसके अंदर कोई एनर्जी यूज नहीं होती। एनर्जी यूज्ड इन यूज्ड फ्रॉम एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। कैरी प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स इनटू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। आगे आ जाते हैं, सिंपल सिंपल सा है। ट्रांसपोर्टेशन द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज अ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट्स मतलब होते हैं जो टॉप के होते हैं, मतलब ऊपर के पार्ट जो होते हैं प्लांट के, उसको एरियल पार्ट बोलते हैं। फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग अ पुल। अब ये अपवर्ड फंक्शन होता है, ऊपर की तरफ जाता है पानी जो भी होता है, तो इसमें थोड़ी जो है ऊपर की तरफ जाता है। हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेटिंग इन प्लांट, ये प्लांट के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स फूड फैक्ट्री टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इन कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन, इसको ट्रांसलोकेशन बोला जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड फ्रॉम द लीव्स, जो लीव से बॉडी के, जो प्लांट के अदर बॉडीज में फूड ट्रांसफर करता है। लास्ट हमारा टॉपिक आता है एक्सक्रीशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब हमारी बॉडी निकालती कैसे है? इसमें क्या होता है? एक्सक्रीशन सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है, अ पेयर ऑफ यूरेटर होता है और यूरेथ्रा एट द लास्ट होता है। ये इसका डायग्राम है, आप इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज पासेस थ्रू द यूरेट्रा इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है इन द किडनीज, पासेस थ्रू यूरेट्रा, यूरेटर में ही आ जाता है इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, और फिर उसके बाद में यूरिनरी ब्लैडर में वेयर इट इज स्टोर्ड, और उधर जाकर ये जमा हो जाता है, वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल इट इज रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा, जब तक कि वो यूरेथ्रा से पास ना हो जाए, मतलब हमारी यूरिनरी ब्लैडर में वो एकत्रित होता रहता है, जो टॉयलेट होता है। The purpose of making urine is to filter out waste produced product from the blood. तो यूरिन आने का मतलब क्या होता है? जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे ब्लड के अंदर जमा होता है वो एक्चुअली हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, बाहर निकलना चाहिए, इसलिए हमें यूरिन करना पड़ेगा। और हमें ये सिस्टम दिया हुआ है हमारी बॉडी के लिए, ताकि हमारी बॉडी सेफ रहे और साफ रहे। यूरिया विच इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर। Each kidney has a large number of filtration units called nephrons. हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर जो किडनीज होती हैं उनके अंदर बहुत सारे फिल्टर यूनिट्स होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। अगर ये खराब हो गए तो हमें, मतलब हमारी बॉडी फिल्टर नहीं कर पाएगी कोई भी चीज। द यूरिन इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स, द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शंस एंड द सिक्रीशंस। तो पहले हम पढ़ते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। The nitrogenous waste, glucose, water, amino acids filter from the blood into the Bowman capsule, जो उसके अंदर नेफ्रॉन के अंदर पाया जाता है, of the nephron उसके अंदर जाता है। And the tubular reabsorptions, now the useful substances from the filtrate are the reabsorbed back by the capillaries surrounding the nephrons. Then the secretion, उसके बाद में वहां से वो फिल्टर होकर, मतलब एक मशीन टाइप की समझ लो आप नेफ्रॉन्स को, उसको वो फिल्टर करके फिर आगे भेज देती है वेस्ट को। एक्स्ट्रा वाटर सॉल्ट्स आर सिक्रेटेड इनटू द ट्यूबल व्हिच ओपन्स अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द यूरेटर, आगे फिर वो यूरेटर में चले जाते हैं। ह्यूमिडायलिसिस, द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग द ब्लड बाय द आर्टिफिशियली किडनी, इट इज मीन बाय द किडनी फेलियर पेशेंट। तो ह्यूमिडायलिसिस वो होता है जिसमें जैसे कोई व्यक्ति होता है जिसकी किडनी फेल हो गई है, किडनी खराब हो गई है, तो वो एक आर्टिफिशियली किडनी होती है जो मशीन पे व्यक्ति की बॉडी को ले लेते हैं और उसके बाद में उसके ब्लड को मशीन के थ्रू आर्टिफिशियली उसको प्योरीफाई करते हैं। ये 1-2 दिन चलती है, उसके बाद में उसके ब्लड को फिर से प्योरीफाई करना पड़ता है। इसलिए डायलिसिस जो होती है कई लोगों की 1 हफ्ते में 1 बार होती है, या 10 दिन में 2 बार होती है,
या महीने में कितनी बार भी, मतलब अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स कंडीशन। नेक्स्ट एक्सक्रीशन इन प्लांट, ऑक्सीजन CO2 एंड H2O थ्रू द स्टोमाटा रेस्पिरेशन, ये हमने पढ़ा है। अदर वेस्ट में बी स्टोर्ड इन द लीव्स, बाकी जो वेस्ट होता है वो लीव्स में स्टोर होता है, बार्क में एक्सेट्रा, विच फॉल ऑफ फ्रॉम द प्लांट, जो प्लांट खुद निकाल देता है। जैसे हमने देखा होगा ना, ऑटम आता है तो ऑटम के समय पर पत्तियां झड़ती हैं, तो वो भी बेसिकली एक्सक्रीशन का एक प्रोसेस होता है, प्लांट का अपना तरीका होता है। इसके मतलब plants secrete some waste into the soil around them and gums resins into the old xylems. Some metabolic waste in the form of crystals of calcium oxalates in the leaves and cloacaceae and stems of ज़मीकांड। तो ये सारे वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो प्लांट के होते हैं, जो प्लांट अपनी बॉडी के अंदर से मतलब निकाल देता है एक्सक्रीशन करके। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।